हेलो दोस्तों, कैसे हो। आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए। खास तौर पे जो यूपीएससी एग्जाम तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो है फ़ायदा उठा सकते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी उनके लिए रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। कुषाण वंश। देखिए, कुषाण वंश के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर इसने कहते हैं लास्ट शासक जो था शंख वंश के, उसको इसने जो है हरा के, यानी इससे पहले पार्थियन जो था उसको हराया था और ये कुषाण वंश जो है यहाँ पर स्थापित हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि कुषाण रहने वाला कहाँ का था और भारत का जो है उसने प्रस्थान क्यों किया और भारत में उसके जो पहली नज़र थी वो किस तरफ थी। तो ये सारी बातों का जो जानना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। देखिए, यहाँ पर आपने समझ लिया होगा कि अशोक के जो है अंतिम शासक के बाद जो था पुष्यमित्र का आया, उसके बाद जो है धीरे धीरे उसको भी जो है हरा के जो है आगे बढ़ा गया। लेकिन बात आया जब कुषाण वंश ने अपना प्रभुता स्थापित किया। कहते कुषाण जो है मूल रूप से पश्चिमी चीन के निवासी था। अब देखिए, ये मूल रूप से कहाँ का निवासी था? चीन का, क्योंकि हमारे देश में आपस में हम लोग लड़ रहे थे तो इसका फ़ायदा विदेशियों ने उठाया और अपना शासन जो है यहाँ पर स्थापित करने के लिए अग्रसर हुआ। तो इसी में जो है कुषाण वंश के रूप में जो है पश्चिम चीन के निवासी होने के नाते उन्हें जो है यूचिस भी कहा जाता था, यानी इनको यूचिस के नाम से भी संबोधित किया जाता था। और सौके तक जो पहलवों को पराजित कर कुषाणों ने जो है पाकिस्तान में बड़े साम्राज्य की स्थापना किया। देखिए, सबसे पहले इन्होंने पाकिस्तान में जो है अपना साम्राज्य की स्थापना किया और कुषाण वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक कुंजुल जो फेडरलिस्ट था, कुंजुल जो फेडरलिस्ट था, इसके बाद उसका पुत्र वेया फेडरलिस्ट राजा बना। यानी कहते हैं उसके बाद राजा का बनने की जो सिलसिला थी वो थमी नहीं, चलती चली गई। अगला शासक जो था कनिष्क था, यानी कनिष्क के नाम आप लोग काफ़ी फेमस है और आप लोग जानते भी हो। लेकिन देखा जाए तो इसका जो है नींव किसने रखा था? कुंजुलस फेडरलिस्ट ने रखा था, जो कि कहाँ के रहने वाला था? चीन के रहने वाला था। और चीन से जो है भारत में आके पाकिस्तान में जो है अपना साम्राज्य की स्थापना किया। कुंजुल फेडरलिस्ट के बाद जो है उसका बेटा वेया फेडरलिस्ट राजा बना और उसके बाद जो है इसका पुत्र जो है कनिष्क के रूप में जाना गया। वो कुषाण वंश का सबसे महान शासक था और उसके शासनकाल का आरंभ 78 ईस्वी के लगभग माना जाता है। यानी हम जो थे बैकवर्ड से अब जो है अपवर्ड में आ चुके हैं, यानी 70 ईस्वी के लगभग जो है अपना राज्य स्थापित किया था। उसने एक नए युग की नींव भी डाली जिसे शक श्वेत के रूप में जाना जाता है। कनिष्क के शासनकाल में कुषाण साम्राज्य का जो क्षेत्रीय विस्तार अधिकतम क्षेत्रों में हुआ, यानी कुषाण ने हर क्षेत्र में जो है अपना दबदबा जो है स्थापित करने में सक्षम हो गया। उसका जो देखा जाए तो साम्राज्य मध्य एशिया से लेकर उत्तर प्रदेश के वाराणसी, कौशाम्बी और श्रावस्ती सहित उत्तर भारत के विस्तृत तथा कुषाण के शासक का राजनीतिक महत्व इस तथ्य से सिद्ध भी होता है। यानी देखा जाए तो कुषाण का जो था, यानी कुषाण जो वंशज में कनिष्क ने अपना जो है पूरा ही भारत में अपना अधिकार का जो है दबदबा बनाया। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट था उत्तर प्रदेश के वाराणसी, कौशाम्बी और श्रावस्ती जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्षेत्रों में से माना जा सकता है। देखा जाए तो उसने उत्तर भारत तथा मध्य एशिया को एक ही साम्राज्य का अविभाज्य अंग बना दिया, यानी उत्तर भारत और मध्य एशिया को एक ही साम्राज्य का अभिन्न अंग बना दिया। तो ये जो है कुषाण वंश के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। कहते हैं परिणाम स्वरूप विभिन्न अंतर क्षेत्रीय संस्कृति का समन्वय हुआ तथा अंतर क्षेत्रीय जो है व्यापार में भी काफ़ी वृद्धि हो गई। कहते इतिहास में कनिष्क को बौद्ध धर्म के महान संरक्षण के रूप में जाना जाता है, यानी कनिष्क ने जो है बौद्ध धर्म को अपनाया और उसको बहुत ही संरक्षण भी प्रदान किया। उसने जो है कुंडलवन, देखिए कुंडलवन वर्तमान में जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट हरवान में चतुर्थ बौद्ध जो है समिति का आयोजन कराया। देखिए, इससे पहले 3 जो था बौद्ध समितियों का जो आयोजन हो चुका था, लेकिन कनिष्क ने जो था चौथी करवाई।
ठीक है, कुंडल वन में करवाया, जो कि श्रीनगर के पाट में अभी स्थित है। यानी यहाँ पर ये बात क्लियर हो गया है कि कनिष्क ने बौद्ध धर्म को अपना के जो है चौथा जो है इसने बौद्ध समिति का आयोजन कराया, जो कि कुंडलम वन में था। और इससे पहले जो है 3 हो चुका था। कहते हैं ये जो था अशोक के टाइम भी हुआ था। और चौथा जो कराने का श्रेय जो जाता है वो कनिष्क को जाता है। कहते हैं जिसमें बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षुकों ने भाग लिया था, यानी बहुत बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षुकों ने भाग लिया था। और उसी सम्मेलन में बौद्ध धर्म के 2 शाखाओं में विभक्त हो गया था। यानी वो उस समय कालाधीन थी जिसमें जो है बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बटा था, एक हीनयान और एक महायान। तो आपको ये यूपीएससी एग्जाम में भी आ सकता है कि हीनयान महायान किसके समय कालीन में जो घटित हुई थी, बदली थी। तो कनिष्क के टाइम हुआ था। और ये जो था चतुर्थ बौद्ध जो है आयोजित करवाया गया था। इस समय जो है ये जो है बुद्ध धर्म 2 शाखाओं में विभक्त हुआ था, हीनयान महायान में। कनिष्क ने सत्यापर कला के 2 शाखाएं गंधार और मथुरा को भी संरक्षित कर लिया था, जिसके बारे में आप आगे पाठ में पढ़ोगे और जानोगे। हम अगले चैप्टर में समझेंगे और उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। कनिष्क ने जो है पुरुषपुरम नगर में वर्तमान पेशावर में बौद्ध अवशेषों को संरक्षित करते हुए विशाल स्तूप का निर्माण कराया। देखिए स्तूप का निर्माण उसने किस लिए करवाया था? जो बौद्ध अवशेष थे उनको संरक्षण करने के लिए करवाया था। और कहा जाता है 15वीं शताब्दी के आरंभ में जब चीनी तीर्थ यात्री फरहान ने यहाँ यात्रा की थी तो इस इमारत पुण्य जो भव्यता के साथ मौजूद था। कुषाण वंश का 3रा शताब्दी के आरंभ में पतन हो गया, यानी 3री शताब्दी के अंत तक जो है कुषाण वंश का जो है अंत हो गया, पतन हो गया। तो इसका क्या कारण था हम जानेंगे। उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि कुषाण राजतंत्र का प्रशासन कैसा था, यानी कुषाण ने अपने शासनकाल में किस प्रकार की जो है नीतियों का जो है अनुसरण किया। कहते हैं कुषाणों के प्रशासनिक तंत्र के संबंध में अधिक जानकारी उपलब्ध हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो कुषाण ने जैसे बौद्ध धर्म का जो सम्मेलन करवाया था वो काफ़ी विस्तृत था। संभवतः पूरा साम्राज्य छोटे छोटे क्षेत्रों में विभक्त हो रखा था, यानी उसका साम्राज्य जो था छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित हो रखा था तथा हर क्षेत्र एक जो है महाक्षत्रप सेनापति द्वारा संचालित होता था। यानी देखिए हर एक क्षेत्र को जो है सेनापति नियंत्रित करता था। जैसे आपको पता है कि भारत का जो है एक ही राष्ट्रपति होते हैं, एक प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन हर एक राज्य में एक मुख्यमंत्री होना सुनिश्चित किया गया है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता था कि एक सेनापति के अंतर्गत एक क्षेत्र को जो है संरक्षित कर दिया गया था, जिसका सहायक क्षत्रप होता था, यानी उसको सहायक क्षत्रप होता था। यानी देखा जाए उसका सहायक कौन होता है, जैसे आप अभी समय में भी होता है कि मुख्यमंत्री का सहायता कौन करता है, ठीक है, वो उसके मंत्री परिषद करते हैं, चाहे उसका सलाहकार के रूप में जो होते हैं आपके गवर्नर होते हैं। तो ऐसे ही उस समय भी ऐसे ही होता था, किंतु पूरे साम्राज्य में कितने क्षेत्र थे यह ज्ञात नहीं है, लेकिन इसके बारे में कोई भी हमें रिकॉर्ड नहीं मिला है। सूत्र इत्यादि कहते हैं कि कुषाण घुड़सवारी करते समय फलतून का प्रयोग करते थे। मथुरा में पाई गई जो है शिशवहीन मूर्ति से इस बात की जानकारी मिलती है। कुषाणों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है देवपुत्र शीर्षक का प्रयोग हुआ था, यानी देवपुत्र यानी सन ऑफ गॉड, जिसका अर्थ होता है भगवान का संतान। यह अपने आप को भगवान के संतान के रूप में जो है प्रख्यात कर दिया। उसके पश्चात हमारे समक्ष है कुषाणों की उपलब्धियां। देखिए कुषाणों की क्या उपलब्धियां थी ये भी जानना हमारे लिए बहुत ही रोचक और बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। प्राचीन भारतीय इतिहास में कुषाण वंश जीवन के हर क्षेत्र में अपने विशेष योगदान की वजह से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उनके विशाल साम्राज्य की वजह से जो है आंतरिक तथा बाहरी व्यापार में प्रगति हुई और इसके फलस्वरूप नए नगर केंद्र का उदय भी हुआ। यानी देखा जाए तो कुषाण के समय जो है व्यापार काफ़ी फली फूली और काफ़ी आगे बढ़ा भी। कुषाण काल की समानता की झलक उनके द्वारा प्रयुक्त होने वाले सोने तथा तांबे की मुद्राओं से भी मिलती है, क्योंकि उनके समय में सोने और जो है तांबे की मुद्राएं बहुत ही विख्यात थी। तो इससे पता लगता है कि कुषाणों ने बहुत ही कुशलतापूर्वक जो है इन चीज़ों का उपयोग किया था। साहित्य तथा चिकित्सा के क्षेत्र में भी भारत ने प्रगति उस समय बहुत किया था। सबसे इम्पोर्टेंट तो जो था आयुर्वेद का जनक माने जाने वाले चरक ने जो है चिकित्सा आधारित पुस्तक चरक संहिता की रचना किया था। चरक संहिता जो है बहुत इंपॉर्टेंट कुषाण काल में जो रचने वाला जो था, जो मेडिसिन के ऊपर रची गई थी। वही प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वशोध से बुद्ध की
जो विशिष्ट जो है जीवन चरित्र की रचना भी की। यानी देखा जाए तो उस समय जो है प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की जो है रचना किया, वो भी महानतम था। यानी देखा जाए तो इस समय दो इंपॉर्टेंट बातें हुई कि यहाँ पर चरक ने जो है चरक संहिता की रचना किया जो कि चिकित्सा के अंतर्गत था, और दूसरा जो था अश्वशोध ने जो है बुद्ध की जो है जीवन चरित्र की रचना किया, ये भी इम्पोर्टेंट था। दोनों ही विद्वान ने कनिष्क के समकालीन माने जाते हैं, और कुषाणों ने जो मूर्ति कला की गंधार तथा मथुरा कला को संरक्षण भी प्रदान किया, जो कि बुद्धों तथा वैष्णवों को आरंभिक छवियों को जो है सजने के लिए काफ़ी विख्यात था। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है मध्य एशिया के साथ संबंध। देखिए जो यहाँ पर अगर हम बात करें कुषाण का, तो उसके जो है मध्य एशिया के साथ किस प्रकार का संबंध था, ये जानना भी बहुत जरूरी रहेगा। कहते हैं भारत पर बैक्टीरियस यूनानी तथा शक प्लव के आक्रमण कुषाणों के शासनकाल में मध्य एशिया के राजनीतिक संपर्कों ने दो क्षेत्रों को जो है मध्य उत्तरवर्तीय संस्कृति और समन्वय को जन्म दे दिया। धीरे धीरे इस जो है विदेशी समूहों ने अपनी पहचान खो दी तथा क्षत्रिय के रूप में अवतरित हो गए। कईयों ने बौद्ध धर्म धारण कर लिया, और भारतीय बैक्टीरियस शासक मनेंद्र का जो है उल्लेख पहले हो चुका है, जिसे बौद्ध धर्म का दीक्षा नागसेन नामक जो है भिक्षुक से ली थी। यानी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट था मध्य एशिया के साथ इसका संबंध। मध्य एशिया के साथ संपर्क ने भारत में मुद्रा निर्माण की नई विधियों का जन्म दिया। यानी पैसे के निर्माण का जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है रूल रेगुलेशन यहाँ पर आ गया। छिद्र वाले जो प्रयुक्त सिक्कों का स्थान धीरे धीरे महान विविधित और पूर्व पश्चिम शासकों के चित्र वाले जो है प्रवृत्त यूनानी शैली के सिक्के ने ले लिया। यानी इस समय काफ़ी जो है विकास हुआ। यह नया प्रकार भारत में उत्तरवर्तीय सिक्का प्रणाली के प्रतिमान बन गए थे। इसके अतिरिक्त मध्य एशिया से जो है विशेषकर यूनानियों से जो है खगोलीय शास्त्र का भी ज्ञान हमें प्राप्त होने लगा। खगोलीय विज्ञान के प्राचीन भारतीय ग्रंथों में यूनानी जो है खगोलीय विज्ञान का संदर्भ जो यवनाचार्यों के रूप में हमें मिलता है। कहते भविष्य फल ज्ञात करने की भी कला हमें भारत ने यूनानी से ही सीखी। यानी भविष्य फल जानने का भी हमने यूनानियों से ही सीखा। मध्य एशिया के संपर्क की वजह से यह मूर्ति कला के क्षेत्र में भी नए युग की शुरुआत हो गया, और गंधार शाखा और भारतीय तथा यूनानी शैलियों के संबंध में फलस्वरूप उत्पन्न हुआ। तो देखा जाए तो कहते हैं यहाँ पर जो है कुषाण ने काफ़ी प्रगति की, काफ़ी जो है इन्होंने काफ़ी साल तक जो है भारत पर राज्य किया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था और समझ के लिए भी जरूरी था। इसके पश्चात हमारे समक्ष आता उड़ीसा तथा दक्कन में आरंभिक राज्य का उदय। आखिर उड़ीसा तथा दक्कन में आरंभिक राज्य का उदय कैसे हुआ? हम इस बात से भली भांति परिचित है कि दक्कन तथा पूर्वी भारत जो है अशोक के साम्राज्य के हिस्से थे। यानी उसे हिंसक युद्ध द्वारा जो है कलिंग पर विजय प्राप्त किया था, जिसके बाद उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। कहते हैं कलिंग का युद्ध था जहाँ पर उसका जो है मन काफ़ी विचलित हो गया था रक्तपात को देख के, जिसमें व्यापक जनहानि हुई थी, और ये बहुत बड़ी जो है नुकसान के रूप में देखा जा सकता है। यह मौर्य शासक का वो प्रभाव है जिसके पतन के पश्चात भारतीय इतिहास में प्रथम बार कलिंग तथा दक्कन का उदय हम देखते हैं। यानी देखा जाए तो अशोक का भी जो है कलिंग का युद्ध बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण था, जिसने उसको जो है जीवन का जो है आधार सत्य ही बदल के रख दिया। कहते हैं कलिंग अशोक के पश्चात कलिंग वर्तमान उड़ीसा जो है चेदी वंश के शासन काल में महत्वपूर्ण हो गया था। दुर्भाग्यवश जो है खरवेल के अतिरिक्त इस वंश के किसी शासक के विषय में सूचना हमारे समक्ष उपलब्ध नहीं है। उसकी उपलब्धियां उड़ीसा में भुवनेश्वर के निकट उदयगिरी और पहाड़ियों पर जो है हाथी गुफा अभिलेख के संग हित है। शिलालेख खंड के जो है निकट हाथी की छवि अंकित होने के कारण अभिलेख का नाम जो है हाथी गुफा पड़ा, और इस विवरण से हमें यह ज्ञात होता है कि वह जैन धर्म के जो है उपासक था तथा उसने जो है पड़ोसियों के विरुद्ध कई युद्धों में उसने सफलता भी पाई थी। संभवतः उसकी काल अवधि जो है ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी ही मानी जा सकती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, काफ़ी ज़रूरी था, काफ़ी अच्छा समझ के लिए था। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।